हेलो मित्रों, स्वागत है आपका फिर से स्टडी फॉर सिविल सर्विस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर द ब्यूरोक्रेसी में। हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं वो कर रहे हैं जनरल स्टडीज़ के पहले पेपर की, जो उत्तराखंड पीसीएस मेंस का होना है। नवंबर में ये प्रस्तावित है, तो बहुत ज़्यादा समय शेष नहीं रह गया है। तो आप लोग अपनी स्पीड थोड़ी बढ़ाइए, क्योंकि आंसर राइटिंग इस समय सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। ओके, सही समय पर आंसर लिखा गया है, सही फ्रेम उसको किया गया है, ये काफ़ी ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए कि उसको विद इन द टाइम उसी फ्रेमवर्क में रखा जाए जो एग्जामिनर को चाहिए। ओके, तो हम लोग असिस्ट कर रहे हैं आपको कि कौन से टॉपिक में आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है और किस तरीके से इन टॉपिक्स को स्टडी फॉर सिविल सर्विस के कंटेंट में कितनी गंभीरता से कवर किया गया है। तो हम लोग जीएस के 8 पॉइंट डिस्कस कर चुके थे पेपर 1 के। आज हम लोग 9th पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं, और इन शब्दों से तो आप भली भांति परिचित हैं, ये मैं जानता हूँ। जैसे कि सामाजिक सशक्तिकरण अर्थात सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म यानी कि संप्रदायवाद, रीजनलिज्म अर्थात क्षेत्रवाद, और सेक्युलरिज्म यानी कि धर्मनिरपेक्षता। 9th पॉइंट जीएस 1 का इन शब्दों पर आके घूमता है, और यकीन मानिए ये सारे शब्द अपने आप में एक बहुत बड़े टॉपिक्स हैं। ये भी मान के चलिए कि इस टॉपिक से 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ आपको मिलने वाले हैं। वो 100 वर्ड्स का भी हो सकता है, 150 का भी हो सकता है, या फिर डेफिनेशन के रूप में 50-50 वर्ड में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि डिफाइन कम्युनलिज्म और रीजनलिज्म, डिफाइन सेक्युलरिज्म और सोशल एम्पावरमेंट। इस तरीके से 50 वर्ड में भी 2-2 लाइन के, 3-3 लाइन के क्वेश्चंस लिखे जा सकते हैं। तो अगर आपको ये सारे टॉपिक क्लियर हैं तो फिर एग्जाम में कितने भी वर्ड का क्वेश्चन आए आपको लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सारे वर्ड्स अपने आप में कीवर्ड्स हैं। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो यही वर्ड हमारे कीवर्ड्स होंगे, और हमारे क्वेश्चन को लिखने में इनको हमें थोड़ा सा समझाना होगा। तो छोटी सी चर्चा कर लेते हैं कि ये सारी चीज़ें क्या क्या है। ओके, तो सबसे पहले बात होगी ये एम्पावरमेंट क्या होता है, सशक्त करना किसे कहते हैं। महिला सशक्तिकरण के बारे में हमने काफ़ी चर्चाएं सुनी हैं, करी हैं, टीवी में कई सारे प्रोग्राम चलते हैं, न्यूज़पेपर्स में आते हैं, ये सारी बातें हम जानते हैं। तो हैविंग अ कंट्रोल ओवर वंस लाइफ एज एन इंडिविजुअल, अगर मेरी जो क्षमताएं हैं उस पर मेरा नियंत्रण है, मुझे किसी और की आवश्यकता नहीं है, तब मैं अपने आप को एम्पावर्ड कह सकता हूँ। ठीक है, हैविंग अ कंट्रोल ओवर वंस लाइफ एज एन इंडिविजुअल। तो ये तो एक कॉमन सी डेफिनेशन होगी कि एम्पावरमेंट क्या है। तो इसी तरीके से और भी कई सारे शब्द निकलते हैं, जैसे कि वुमेन एम्पावरमेंट क्या है। तो हम बात कर रहे हैं सोशल एम्पावरमेंट की, यानी कि सामाजिक सशक्तिकरण की। So all section of the society having equal control over their lives and opportunity to take important decisions, right? तो समाज में रहने वाले हर वर्ग को ये अधिकार है कि वो अपने जीवन का नियंत्रण स्वयं अपने हाथों में ले, किसी के सहारे वो नहीं बैठा है, और इस प्रकार से वो सक्षम है आगे बढ़ने के लिए। लेकिन भारतीय समाज, जिसमें कई सारी डाइवर्सिटी हमको नजर आती है, जिसका अपना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, वो इस डेफिनेशन हम कह सकते हैं कि उसमें खरी नहीं उतरती। क्यों? क्योंकि डिस्पैरिटीज बहुत ज़्यादा हैं। एक समान अवसर हर वर्ग को नहीं मिला है। इसीलिए हम देखते हैं कि समाज के एक बड़े वर्ग को हम पिछड़ा हुआ पाते हैं। ठीक, जैसे कि अगर महिलाओं की बात करें, लगभग आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं महिलाएं, लेकिन कई मामले में वो पुरुष समाज से काफ़ी पीछे हैं। तो समाज हमको दिखाई देता है कि एक ही इक्वल फुटिंग पर नहीं है, और इनको हमको एम्पावर करना है। इसीलिए सरकार इन सभी कमज़ोर वर्ग को ध्यान में रखकर कई सारी स्कीम्स चलाती है। तो जब आप महिला सशक्तिकरण पढ़ते हैं तो आपको ये भी पढ़ना होता है कि महिलाओं से संबंधित कई सारी स्कीम जो सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं समय समय पर, उनका क्या महत्व है। ठीक है, तो हमको ये पता लगा लेना होगा कि भाई सोशल एम्पावरमेंट की ज़रूरत आखिर किस किस को है। तो अगर मैं यहाँ आपके सामने लिखूं तो आपको पता चलेगा कि सोशल एम्पावरमेंट की आवश्यकता वंचित वर्ग को ही है, यानी कि ऑप्रेस्ड क्लास को है,
जिसमें अगर हम मान लें वुमेन एज अ होल, यहाँ पर मैं SC ST की बात नहीं कर रहा हूँ, महिलाएं की बात हो रही है, SC समाज भी है, ST भी है, ठीक है, ट्राइबल पीपल भी हैं, ठीक है, और डिसेबल्ड भी हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो डिफरेंटली एबल्ड हैं, जिनको दिव्यांग नाम दिया गया है सरकार के द्वारा, डिफरेंटली एबल्ड अर्थात दिव्यांग। अब इनको एम्पावर करने की आवश्यकता है। तो ये जो हमारा टॉपिक है सोशल एम्पावरमेंट का, वो इन्हीं सबको एम्पावर करने के इर्द गिर्द घूमता है, फिर वो चाहे महिलाएं हो, SC हो, ST हो या फिर दिव्यांगजन हो। Most of the researchers agreed on the idea of the empowerment as ways to improve quality of life and expand the basis of human well-being. कई इसमें रिसर्च जारी है, अभी भी पॉलिटिकल साइंटिस्ट अपनी व्याख्या करते रहते हैं, सोशोलॉजी की जो टीचर्स हैं वो व्याख्या करते रहते हैं। तो इससे क्या होता है कि एम्पावरमेंट एज वेज टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। मैं अगर सक्षम हो जाता हूं तो जाहिर सी बात है कि जो मेरी जो जीवन की जो गुणवत्ता है वो बढ़ेगी ही, कम नहीं होगी, क्योंकि मैं सक्षम हो गया हूं अपना चुनाव करने के लिए, मेरी मर्जी, राइट टू चॉइस का इस्तेमाल कर सकता हूं। इफ आई नो ऑल दीज एडवांटेजेस, तो मैं इसका उपयोग क्यों नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता हूं। तो वो वंचित वर्ग जो लंबे समय तक वंचित रहा, उसको उठाने का प्रयास है क्या? एम्पावरमेंट, जिसमें सरकार की बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका होती है। Briefly, empowerment can serve as a tool for effecting deep and broad-based social revolution. इस प्रकार से हम देखते हैं कि कभी कभी वर्ग लंबी शिक्षा प्राप्त करने के बाद, एक खास किस्म का वर्ग विद्रोही भी हो उठता है जब उसको ये पता चलता है कि हमारे अधिकार हमसे कई वर्षों तक छीन के रखे गए थे। तो हम एक क्या होते हुए देखते हैं? एक सामाजिक क्रांति होते हुए भी देखते हैं। तो हमारी हिस्ट्री में ये सारे चरण आपको देखने को मिलेंगे। आज़ादी के बाद भी ये कार्यक्रम जारी रहा, भारत का अपना संविधान बना और इन वंचित वर्गों को उनमें उनको उचित स्थान भी मिला है। आर्टिकल 21 को सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर इस तरीके से डिफाइन किया है कि उसमें असीमित अधिकार प्रदान हो जाते हैं, सोचने का, समझने का, चूज करने का, कुछ ना करने का भी अधिकार है आपको, समथिंग लाइक दैट। तो सुप्रीम कोर्ट का भी रोल है इसमें कि किस तरीके से आर्टिकल 21 है ना, लोगों के सोचने समझने और कई प्रकार के आयाम अधिकार के रूप में जोड़ता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम मान के चल रहे हैं कि इस टॉपिक पर आपकी गहरी पकड़ होनी चाहिए, तो ही कुछ आंसर लिखे जा सकेंगे। और यकीन मानिए इससे संबंधित जो भी पॉइंट्स हैं वो हमारे कंटेंट में पूरी तरीके से कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किए गए हैं, तो उसको जरूर पढ़ेंगे आप। ओके, तो देखिए, यूथ को भी एम्पावर करना है। आप अपने आंसर लिखने के दौरान कौन कौन से पॉइंट्स यूज कर सकते हैं, जैसे कि यूथ को भी एम्पावर करना है। इंडिया हैज नेशनल यूथ पॉलिसी, हो सकता है क्वेश्चन 50 वर्ड में यही आ जाए, 50 वर्ड्स में, कि नेशनल यूथ पॉलिसी के संबंध में टिप्पणी लिखिए। टू इफेक्टिव एड्रेस द प्रॉब्लम फेस बाय आवर यूथ एंड द रिलेटेड सॉल्यूशंस, और उनके क्या 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 हैं उपाय हो सकते हैं, इस पर जरा ध्यान दीजिएगा आप। ठीक है, ये जो सेशन चल रहा है इसका पर्पस है आपका ध्यान आकर्षित करना कि आपको अगर कोई टॉपिक पढ़ना है तो कम से कम कौन कौन से पॉइंट्स कवर कर लेने चाहिए। ठीक है, एम्पावरमेंट ऑफ द डिफरेंटली एबल्ड, जैसा कि उन्होंने कहा, और उससे संबंधित कई सारी सरकार की योजनाएं, यानी कि वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स। सोशल एम्पावरमेंट ऑफ सीनियर सिटीजन, यस, मैं तो भूल ही गया था ये। वरिष्ठ नागरिक जो हैं, एक खास उम्र पार कर लेने के बाद, वो भी कह सकते हैं कि कई सारे घर ऐसे होंगे जो उनको बोझ समझते हैं, है ना। तो ओल्ड एज हाउस भी हैं कई सारे। तो जो बेटे बेटियां या जो परिवार अपने माँ बाप को अगर उनकी केयर नहीं कर पाता है, उनको बवाला लगता है ये सब करना, तो उनके लिए ओल्ड एज होम्स बनाए गए हैं, वहाँ छोड़ के आ जाता है। सीनियर सिटीजन्स की भी अपनी समस्याएं हैं। मान लीजिए किसी सीनियर सिटीजन के पास पेंशन नहीं है, तो उसका जीवन यापन कैसे होगा? बड़ी उम्र के साथ बीमारियां भी लगती हैं, आंख कमज़ोर होती है, कई प्रकार की देख सकते हैं कि हम समस्याएं शुरू हो जाती हैं। यानी तो उनको जब उनके बच्चे नहीं कर पाते हैं, देख पाते हैं, तो ओल्ड एज, यानी कि कह सकते हैं कि वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। ऐसा भी होता है, ये हमारे समाज का सच है, इसको मानना पड़ेगा हमें।
तो उससे संबंधित भी कई सारी योजनाएं सरकार ने चलाई हैं। सरकार ने तो प्रयास बहुत किए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। 1950 से लेकर 2024 तक हम देख रहे हैं सरकारें कई सारे कार्यक्रम चला रही हैं। सफल नहीं हो पाता है, क्या कहें, उसमें इच्छा शक्ति भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि जो डिपार्टमेंट उसको सही ढंग से लागू नहीं कर पा रहा है उसकी भी जिम्मेदारी है। लोगों में अवेयरनेस की भी कमी रहती है। तो कई सारे कारक होते हैं कि किसी स्कीम के सफल ना हो पाने और हो पाने में। ट्राइबल भी एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है हमारे भारत के समाज का, वो भी पिछड़ा रहा, उसको भी मेन स्ट्रीम में लाना है। तो इससे संबंधित भी कई सारे स्कीम्स गवर्नमेंट लेके चलती है ना। एकलव्य मॉडल का नाम सुना होगा आपने। तो रिसेंटली ट्राइबल पीपल के लिए भारत सरकार द्वारा चलाए गए स्कीम्स के बारे में चर्चा आपसे पूछी जा सकती है, तो उसको हो सके उस पर ध्यान दीजिएगा। इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी है और गवर्नमेंट की स्कीम्स भी होंगी। ओके, सोशल एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन्स एक जाना माना टॉपिक है, कई जगह आपको इसके बारे में सामग्री पढ़ने को मिल जाएगी। इस हमारे कंटेंट में भी इसको अच्छी खासी कवरेज दी गई है। तो इस टॉपिक को अगर आप पढ़ें तो आंसर इसका लिखें जरूर, और लिखने के बाद स्टडी फॉर सिविल सर्विस की टीम को दिखाएं जरूर। ओके, 100% मान के चल रहा हूं कि टॉपिक जो है ये वाला, यानी कि पॉइंट नंबर 9, वहां से एक क्वेश्चन आपको मिलना तय है। आप देखना चाहें तो प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसी प्रकार देखिए संप्रदायवाद। संप्रदायवाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हिस्ट्री में भी है, पॉलिटिकल साइंस में भी है, सोशियोलॉजी में भी है ना, संप्रदायवाद। ठीक है, संप्रदायवाद। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट रिफर्स टू द टेंडेंसी ऑफ अ सोशियो रिलीजियस ग्रुप ऑफ सेक्टोरियल एक्सप्लॉयटेशन of a socio-religious traditions as a medium of political mobilization to promote the political, social, cultural, religious interest of one community even at the expense or against the interest of the other communities। संप्रदायवाद क्या है कि एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो एक खास वर्ग को ध्यान में रखकर चलाई जाती है और ये बताने की कोशिश में की जाती है कि हमारे जो हित हैं वो दूसरी कम्युनिटी से पूरी तरीके से क्या हैं, भिन्न हैं, और वो डिमांड करते हैं किस चीज़ की, कि हमारा विकास होना चाहिए। ठीक, बात समझ में आ रही होगी आपको। तो अगर संप्रदायवाद के संबंध में कोई क्वेश्चन आता है तो आप इस डेफिनेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं शुरुआत करने में, आंसर की शुरुआत करने में। अच्छा, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि राइट डाउन द स्टेजेस ऑफ द कम्युनलिज्म। संप्रदायवाद के कुछ चरण भी है ना, तो देखिए इसके 3 चरण बताए गए हैं कि उत्पत्ति कैसे होती है, लिबरल यानी कि उदारवादी जो इसका फेज है वो, और किस तरीके से ये एक्सट्रीम लेवल पर भी पहुंच सकता है। तो कम्युनलिज्म अपने आप में एक विचारधारा है जो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एक खास तौर पर एक खास किस्म के वर्ग को। तो शुरुआत जब इसकी हुई थी, यानी कि जब इसकी जिसका ओरिजिन हम देखने को मिलता है, तो हमको पता चलता है कि इसका जो बेस है वो रिलीजन है, यानी कि रिलीजन बेस्ड है। बाद में ये पहुंचता है दूसरे स्टेज में जहां पर हमको पता चलता है कि हाँ, रिलीजन तो अलग अलग है हमारे, बट स्टिल वी हैव समथिंग कॉमन। उसके बावजूद भी कई चीजें हमारे बीच में क्या है, एक समान है। हमारा नेशनल इंटरेस्ट एक हो सकता है, ह्यूमन कैरेक्टर उस पर बिल्ड किया जा सकता है, कुछ अच्छी अच्छी बातें जो लिबरल फेज में हमको देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो जब हिस्ट्री की बुक उठाएंगे और कम्युनलिज्म को जब पढ़ना शुरू करेंगे तब इसी तरीके से हम देखेंगे कि कैसे उसकी उत्पत्ति होती है। शुरुआत में वो रिलीजन बेस्ड है और किस प्रकार से 1937 तक, तब तक 1937 तक हम देखते हैं कि भारत की जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तो कम्युनलिज्म शुरुआत में कुछ ऐसे नेताओं के हाथ में है जिसमें कुछ चीज़ें कॉमन हैं। फिर चाहे वो बाल गंगाधर तिलक की तो मृत्यु खैर पहले हो गई थी, चाहे मोहम्मद अली जिन्ना हो, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हों, ठीक है, और भी कई सारे ऐसे नेता हैं जिनकी आइडियोलॉजी तो अलग अलग है लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें क्या हैं उनमें कॉमन है। वी हैव समथिंग कॉमन। और आगे चल के ऐसा हो सकता है कि उस कॉमन इंटरेस्ट को अगर ध्यान में रखकर मूवमेंट चलाया जाए तो हम उस डिमांड तक पहुंच सकते हैं जो हमको चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 1937 के बाद काफ़ी तेज़ी से परिवर्तन आता है और लिबरल जो आइडियोलॉजी वाले जो लीडर्स थे
हम देखते हैं कि उनके पकड़ में भी चीज़ नहीं आ रही थी और वो एक एक्सट्रीम यानी कि अपना चरम रूप पकड़ने वाला था। तो उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे वही मोहम्मद अली जिन्ना जो अब तक लिबरल कम्युनिस्ट की भूमिका निभा रहे थे, अब एक्सट्रीम कम्युनिस्ट में पहुंच गए हैं। तो इसमें मुस्लिम लीग का जो रोल है वो देखने को मिलेगा और इस तरीके से हम देख सकते हैं आरएसएस। ठीक है, तो एक्सट्रीम कम्युनिज्म आपको मोहम्मद अली जिन्ना की आइडियोलॉजी में दिखाई देगा और उसी प्रकार से कैसे पाकिस्तान की डिमांड होती है 1940 में वो, और गोवालकर, ठीक है, कि कैसे हिंदू सेंटिमेंट्स को यूज करके कम्युनिस्ट को एक चरम स्थिति पर पहुंचाया गया था कि इंडिया इज ओनली फॉर हिंदूज, समथिंग लाइक दैट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पढ़ना होगा, आपको समझना होगा और इससे निजात पाने के लिए सरकार के द्वारा उठाए गए कौन कौन से कदम हैं। क्या कोई कमीशन बनाया गया है जो इस प्रकार से कम्युनिज्म की स्टडी कर सके और बता सके कि भाई क्या क्या चीज़ें इसमें अभी भी चल रही हैं, जैसे सच्चर आयोग है ना, और भी कई सारे कमीशंस हैं जो आपको पता होने चाहिए एग्ज़ाम में आंसर लिखने से पहले। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाकर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से भी सवाल बनने की संभावना पूरी पूरी है। ओके, पॉइंट नंबर 9 में जो अगला टॉपिक है उसका नाम है रीजनलिज्म यानी कि क्षेत्रवाद। चलिए मैं इसको हिंदी में पढ़ देता हूँ। यदि एक क्षेत्र या राज्य के हितों को पूरे देश के विरुद्ध या किसी अन्य क्षेत्र राज्य के विरुद्ध शत्रुतापूर्ण तरीके से व्यक्त किया जाता है, कुछ इसमें स्पेलिंग गलत है, इसको माइंड मत कीजिएगा, तरीके से व्यक्त किया जाता है और यदि इस तरह के कथित हितों से संघर्ष को बढ़ावा दिया जाता है तो इसे क्षेत्रवाद कहा जा सकता है। ये इसकी डेफिनेशन है किसकी, क्षेत्रवाद की। फिर से मुझे पढ़ने दीजिए। यदि एक क्षेत्र या राज्य के हितों को पूरे देश के विरुद्ध या, इसको या समझेंगे, या किसी अन्य क्षेत्र या राज्य के विरुद्ध शत्रुतापूर्ण तरीके से व्यक्त किया जाता है और यदि इस तरह के कथित हितों से संघर्ष को बढ़ावा दिया जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे, क्षेत्रवाद कहेंगे। राइट, एक नैरो विचारधारा, एक संकीर्ण विचारधारा हमको नजर आ रही है किसमें, रीजनलिज्म वाले टॉपिक में। इंग्लिश में इसका डेफिनेशन क्या है, इफ द इंटरेस्ट ऑफ वन रीजन और अ स्टेट इज असर्टेड अगेंस्ट द कंट्री एज अ होल और अगेंस्ट अनदर रीजन और स्टेट इन अ हॉस्टाइल वे एंड इफ अ कॉन्फ्लिक्ट इज प्रमोटेड बाय such alleged interest then it can be called as what, regionalism। रीजनलिज्म से संबंधित मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन भी आया था यूपीपीसीएस 2023 के मेंस में, समझने की कोशिश करेंगे उसको भी। ठीक है, अगला टॉपिक इसमें आता है। तो देखिए रीजनलिज्म भी एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि किस तरीके से देश के विकास के मार्ग में, एक क्वेश्चन भी लिखा है मैंने इसमें भी, कि क्षेत्रवाद किस प्रकार से बाधा का कार्य करता है। हाँ, इसको समझेंगे अभी। ठीक है, लास्ट टॉपिक है पॉइंट नंबर 9 में, वो है सेक्युलरिज्म अर्थात धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता आप जानते ही हैं, हमारे संविधान में उसको जगह दी गई है, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। आप ये बात जानते हैं कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, यानी कि एक ऐसी संस्था जो कानून बनाती है उसका खुद का कोई धर्म नहीं है। ठीक है, तो इसमें आप संविधान की भूमिका देख सकते हैं। ठीक है ना, संविधान की भूमिका देख सकते हैं। तो सेक्युलरिज्म इज अ कंट्रास्टिंग फिनोमेना ऑफ कम्युनलिज्म, यानी कि कम्युनलिज्म से थोड़ा सा भिन्न है ये। इट वॉज अडॉप्टेड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यस, इसको भारत के संविधान द्वारा अंगीकार किया गया है। विच सिग्निफाइज ए रेस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन, जिसका संबंध किस चीज से, कि सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। एंड ब्रॉड माइंडनेस, यानी कि एक बृहद सोच होनी चाहिए। ऑफ ऑल फेथ, नो स्टेट रिलीजन एंड सपोर्ट और फेवर टू एनी रिलीजन बाय द स्टेट। राज्य, इसका मतलब यहाँ पर यह है जो कानून बनाने वाली संस्था है वो किसी वर्ग विशेष को बढ़ावा नहीं देगी। क्यों? क्योंकि राज्य का खुद का कोई धर्म नहीं है। इसका छोटा सा एग्जांपल सुनिए, जैसे कि मान लीजिए कि मैं रिकॉर्डिंग आज ईद के दिन कर रहा हूँ, आज ईद है, तो जब प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति राष्ट्र को संबोधित करते हुए ईद की बधाई देंगे तो समस्त देशवासियों को देंगे, समस्त भारतवासियों को देंगे। वो अपने बयान में ये नहीं कहेंगे कि भारत में रहने वाले सभी मुसलमानों को ईद की बधाई। नो, अगर ऐसा कह देंगे
तब ये संप्रदायवाद, तब ये तो बात संप्रदायवाद की बात हो जाएगी, तब वो सेक्युलरिज्म नहीं रहा। राइट, ये एक छोटा सा एग्जांपल जिससे आप समझ सकते हैं कि एग्जाम्पल देके समझा जा सकता है कि जब भी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जब अपने प्रदेशवासियों को बधाई देते हैं, हिंदू त्योहारों की भी या मुस्लिम के त्योहारों की भी, तो वो मुसलमानों और हिंदुओं को मतलब उल्लेख नहीं करते हैं, वो समस्त प्रदेशवासी और समस्त देशवासी की बात करते हैं। यही सबसे अच्छी डेफिनेशन है किस बात की, एग्जाम्पल है किस बात का, सेक्युलरिज्म का। ओके, और वैसे भी फिर आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक राइट ऑफ रिलीजन जो है, उससे भी कनेक्ट करके चीज़ों को आप देख सकते हैं। राइट, सेक्युलरिज्म इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रोसेस दैट एनहांसेस डेमोक्रेसी। जब सेक्युलरिज्म को बढ़ावा मिलेगा तब उससे क्या चीज़ मजबूत होगी, हमारा प्रजातंत्र मजबूत होगा। यानी कि प्रजातंत्र को मजबूत करने के उपाय हैं, उसमें सेक्युलरिज्म का एग्जाम्पल है। एंड कमिटमेंट टू द फाइनेंशियल डेवलपमेंट, और इसका वित्तीय विकास भी होगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको पढ़ के समझिएगा। हमारे कंटेंट में तो कई तरीके से मतलब कह सकते हैं कई सारे पॉइंट्स इसमें ऐड किए हैं, गवर्नमेंट के स्कीम्स हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी इसमें जोड़े गए हैं। तो हमारे कंटेंट में आपको ये सारी चीज़ें मिलने वाली हैं, टू रेफर इट। राइट, इसी तरीके से एक क्वेश्चन जो हमने यूपी पीसीएस का उठाया है, पिछले साल आया था 2023 के मेंस में, तो व्हाट काइंड ऑफ हिंड्रेंस डू रीजनलिज्म क्रिएट इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। क्षेत्रवाद किस प्रकार से देश के विकास के लिए बाधा का कार्य करता है। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था ना कि जब ये वाला क्वेश्चन आएगा इनफैक्ट, तो आप इसकी शुरुआत करेंगे इसकी डेफिनेशन से, वही इसका कीवर्ड होगा। रियलिज्म इज व्हाट, ये आपकी डेफिनेशन हो जाएगी। फिर क्या बताएंगे, किस प्रकार से रीजनलिज्म यानी कि क्षेत्रवाद नेशन बिल्डिंग के मार्ग में बाधा का काम कर सकता है, क्यों कर सकता है। रीजनलिज्म यानी कि क्षेत्रवाद, हिंदी में उसका मतलब, अब भारत जैसे देश में इतने सारे धर्मों का निवास है, सबकी अपनी मान्यताएं हैं, सबके अपने कस्टम्स हैं, है ना। तो हम देख सकते हैं कि इसका जो रिफ्लेक्शन है हमें राजनीति में भी नजर आता है। ओके, तो क्षेत्रवाद क्या करेगा, सिर्फ अपना विकास करना चाहेगा, बजाय दूसरे का विकास होते हुए देखना उसको पसंद नहीं होगा। तो इसमें राजनीति करने के पूरे अवसर मिलते हैं राजनीतिज्ञों को और कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज को। अगर मैं नॉर्थ इंडिया की बात करूं और अगर मैं साउथ इंडिया की बात करूं, तो मेरे कई सारे ऐसे दोस्त हैं जो दक्षिण भारत में बेंगलोर या हैदराबाद में रह रहे हैं, वहाँ जॉब कर रहे हैं। तो उनसे जब बातचीत की जाती है, जब बातचीत होती है, तो बताते हैं कि बहुत डिफरेंस है भाई। होंगे वो लोग ब्राह्मण वहाँ के और हम लोग ब्राह्मण यहाँ के हैं, या क्षत्रिय यहाँ हैं उत्तराखंड के, बट देयर इज़ अ वेरी मतलब बेसिक डिफरेंसेस हैं उसमें भाई। तो ये सारे डिफरेंस जो हमको देखने को मिलता है वो इन्हीं वजहों से देखने को मिलता है। और इसकी वजह से क्या होता है कि इनका जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट क्रिएट होता है, किस चीज़ से, रीजनलिज्म से। हम देख सकते हैं कि कैसे रीजनलिज्म की वजह से भारत में भाषाई आधार पर राज्य बनने की शुरुआत हुई और आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर राज्य बनाया गया। ये आप जानते हैं किस तरीके से गुजरात महाराष्ट्र को अलग किया गया था भाषाई आधार पर, गुजराती और मराठी पीपल। आप अक्सर सुनते होंगे कि महाराष्ट्र में बिहार के जो लोग गए हैं या यूपी के लोग गए हैं, कई बार मारपीट होती है वहाँ पर, समथिंग लाइक दैट। ये क्षेत्रवाद है। महाराष्ट्रियन डू नॉट वांट, मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि महाराष्ट्र डू नॉट वांट, लेकिन हमने ऐसा देखा है कि कई बार यूपी और बिहार के जो लोग होते हैं वहाँ जाकर जो मजदूर वर्ग है वो सताया जाता है महाराष्ट्र के कुछ लोगों के द्वारा, सबके द्वारा नहीं कह रहा हूँ, कुछ लोगों के द्वारा। इसका मतलब क्या है, दे डू नॉट वांट यू टू come our place and snatch our jobs opportunities. No, they want that कि उन्हीं का जो क्षेत्र है वो सबसे पहले उनके लिए होना चाहिए, बाद में फिर आप आइए। तो ऐसे ही हम पीसीएस एग्जाम में भी हम देख सकते हैं कि जैसे उत्तराखंड पीसीएस की हम बात करें तो उत्तराखंड पीसीएस के जो सिलेबस में 5वां और 6ठा नंबर का जो पेपर है जीएस 5 और 6, उसमें सिर्फ उत्तराखंड की ही तो क्या है, भरमार है ना। तो एक प्रकार से छोटा एग्जाम्पल ही तो है कि हाँ भैया, इसका मतलब क्या है कि पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ उत्तराखंड कुछ फेवर दे रहा है, किसको, उत्तराखंड में रहने वाले लोगों को।
इसी प्रकार से यूपी में जो 5वां 6ठा पेपर है वो यूपी में लोगों को जो लोग रहते हैं उनको फेवर कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ, जबकि यूपीएससी में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये भी एक एग्जाम्पल हो सकता है किस चीज़ का, क्षेत्रवाद का। हालांकि एग्जाम्पल हम आंसर में लिखेंगे नहीं, मैं तो खाली एक बात बता रहा हूँ कि किस तरीके से कमीशन में भी पर्टिकुलर स्टेट को फेवर में रखा जाता है कि वहाँ की जीके आपको पता हो। तो आज के टॉपिक, आज का जो सेशन था वो इसी से रिलेटेड था। तो मैंने तो बड़े ही लेमैन टर्म्स में आपको चीज़ों को समझाने की कोशिश करी है, लेकिन लेमैन टर्म्स में आंसर नहीं लिखे जाते। आंसर लिखने के लिए आपको डीप स्टडी करनी पड़ेगी, और इसके लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस ने एक शानदार कंटेंट तैयार कर रखा है, उसको आप रेफर कीजिए, उसको रेफरेंस मान के आंसर लिखना शुरू करिए और हमारी टीम से चेक करवाइए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और बने रहिए जल्दी, और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।